गुड आफ्टरनून शुरू हो गई है सारा। 12 बज गए। 12 बजने हैं तो हमारे आफ्टरनून शुरू हो जाती है। आज मैं आप लोगों की सारों की पिठी ठीक करूंगी। ओहो, 12 से 1 है। हाँ हाँ, just a minute, let me
ऑलराइट गर्ल्स, अब 12 बच्चे हो गए हो, वेरी गुड। मारिया अब्दुल्ला भी आ गई है। मारिया, ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द एनल। ठीक है, आगे हमने एनल फिशर्स पढ़े थे, वो पढ़े थे एनोरेक्टल एब्सेस पढ़ा, पॉन्ड डिजीज पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे एनल फिशर्स। अब ये फिशर देख रहे हो, मैंने आपको कहा था टीयर आ जाता है, तेरा वो बीच में सारी, ये दिस इज टीयर, ठीक है। सो ये दिस इज एनल फिशर, आप तस्वीर को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, एनल फिशर जो है इज अ टीयर इन द लाइनिंग ऑफ द लोअर रेक्टम दैट कॉजेस पेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा, इसी को इन्होंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया कि आपका फिशर जो है वो कहाँ पर आता है। दिस इज योर एनस, दिस इज योर इंटरनल, ये अंदर का, ये इंटरनल आपका स्फिंक्टर है, और एक आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। अब ये स्फिंक्टर क्या होता है कि यू नो यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन यू नो स्फिंक्टर मसल्स बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, आसान लफ्जों में। सो अब क्या होता है कि ये फिशर्स आ जाते हैं, दे कैन बी मेनी रीजन फॉर दैट, हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। सो पेनफुल है उस वक्त, क्योंकि जाहिर है यहीं से आपकी पोटी आनी है, ठीक है। तो जब पोटी आएगी तो ये फिशर जो बेचारा हील हो रहा है वो फिर से खुल जाएगा, ठीक है। सो डोंट लीड टू मोर सीरियस प्रॉब्लम। ये अगर जुड़ जाए ऑटो खुद से तो गुड इनफ। मैम आवाज नहीं आ रही, बेटा मैंने तो आवाज फुल वॉल्यूम पे की हुई है, आप अपना कनेक्शन ठीक ठीक करो। नरजिस फातिमा, आपको आवाज आ रही है? खान साहब को आवाज नहीं आ रही है, इसको बोलो कि अपना सिस्टम, खान साहब ये भी अपना वो करो, उसको रिफ्रेश करो तो फिर ये आवाज आ जाएगी। ये देखो तलहा को मेरी आवाज आ रही है। सो जी मैम, देखो फातिमा भी कह रही है उसको आवाज आ रही है। सो यू नीड टू रिफ्रेश योर सिस्टम। ओके, सो आपने देखा कि ये फिशर्स क्यों बन जाते हैं। एक उस वजह से भी बन जाते हैं व्हेन यू फोर्सफुली यू नो अपना स्टूल पास करते हो, यू नो उसकी वजह से भी आ जाते हैं फिशर्स। बट आपको तस्वीर से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। ओके, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये फिशेस कैसे बन रहे हैं। मोस्ट anal fishes heal with home treatment after a few days or week. These are called short term या acute renal fissures. अब फिशर्स का हो जाना इट्स समथिंग वेरी कॉमन, ठीक है, और हो जाते हैं फिशर्स। बाज़ औक़ात आपका बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हो सकता है, यू नो व्हेन यू गो फॉर योर स्ट्रेच एक्सरसाइजेस, इवन देन यू नो दीज फिशर्स आ जाते हैं। फिर अब आप ये जो नीचे तस्वीर है, इसमें एक जो आपके राइट साइड पर है जिसके नीचे एक्यूट लिखा हुआ है, दैट इज समथिंग यू नो इट कैन हील बाय इटसेल्फ। लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो देन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, यू नो बहुत फिर तकलीफ ज्यादा हो जाती है। इवन व्हेन यू आर सिटिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर कॉफिंग, यू नो यू आर पासिंग स्टूल, इवन देन इट्स पेनफुल। लेकिन ये वाली जो एक्यूट फेज है, ये फ्यू डेज में आपकी होम रेमेडी से भी अच्छी हो जाएंगी। यू हैव एन एनल फिशर, hasn't healed after 8 to 12 weeks तक अगर हील नहीं हुआ, it considered as long term, ठीक है। अब उसको हम क्रॉनिक फिशर्स कह सकते हैं। जब आपको पता लग जाए कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, अक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंस पता लग जाए, तो बेटा आप लोगों ने अगर कभी है भी तो आप हॉस्पिटल जाकर अगर डॉक्टर से कहें कि यू नो आई गॉट एन एक्यूट एनल फिशर, तो वो आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए। ये तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर क्रॉनिक हो गया, 8 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए,
4 महीने हो गए, तो फिर क्या है कि देन यू नीड टू सी ए डॉक्टर। ठीक है, तो जब आप हिस्ट्री देंगे तो आप उनको जब बताएंगे कि इट्स क्रॉनिक एनल फिशर, तो फिर वो समझ जाते हैं, गो फॉर द रेक्टल एग्जामिनेशन एंड ऑल, सिर्फ देखने के लिए कि कितना एक्सटेंड हुआ है, कितना लंबा फिशर है। सो क्रॉनिक फिशर में नीड ट्रीटमेंट, इसको आप होम रेमेडी से ठीक नहीं कर सकते, यू हैव टू सी अ डॉक्टर। ओके, ये पेट्रोलियम जेली है एनल फिशर आर वेरी पेनफुल एंड हार्ड स्टूल वर्सन द कंडीशन कॉजिंग इवन मोर पेन। ठीक है, तो होम रेमेडी में भी आप क्या कर सकते हो कि हार्ड आप अपना डाइट को छोटा कर दो, लिक्विड डाइट पे आ जाओ, सॉफ्ट डाइट पर आ जाओ, ताकि स्टूल हार्ड स्टूल ना हो। रोटी खाओगे तो इट बिकम्स अ हार्ड स्टूल, ठीक है ना। तो you go for the soft stool। ये कर लिया आपने, दलिया, नरम सा दलिया बना के खा लिया, सूप पी लिया, और अगर रोटी खाने को दिल करता है तो शोरबा, वो सूप बना के उसके अंदर रोटी तोड़ के नरम करके उसको खा लिया, ताकि हार्ड स्टूल से ये फिशेस और खुल जाएंगे, इट बिकम क्रॉनिक। सो जब आप पेट्रोलियम जेली वगैरह लगाओगे, एक तो वो सॉफ्ट रहेगा आपका, दूसरा वो हील हो जाएगा। अदरवाइज डॉक्टर दूसरी ऑइंटमेंट्स भी देते हैं, वो क्या नाम है उसका, नहीं पता, नाम जेन से निकल गया, बहरा। ठीक है, सो आप ये सबसे इजी है, सबके घर में वो पेट्रोलियम जेली होती है, वो आप अपना लगाएं, उसके ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और जल्दी हील भी हो जाएगा, और डाइट अपना हल्का रखें। वो ये देखो बेचारा, ये भी तख्त पे बैठा हुआ। व्हाट कॉजेज एन एनल फिशर? ठीक है, एनल फिशर कॉज बाय इंजरी और ट्रॉमा टू द एनल कैनाल। अब ये इंजरी कैसे हो सकती है? इंजरी हो सकती है, यू हैव कोई चीज के ऊपर आप गिर गए हो, ठीक है, आप क्या कहते हो, हार्ड स्टूल आपने पास किया, उससे इंजरी हो सकती है। ठीक है, बहुत जोर से, जैसे ये जोर लगा रहा है इतना, राइट। ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि चोट लग सकती है किसी, बहुत सारे वजह हमने पिछली क्लास में भी बहुत डिटेल में पढ़ा। वेरी लार्ज स्टूल इंजरी कैन हैपन व्हेन यू पास अ लार्ज स्टूल। ठीक है, यू आर कॉन्स्टिपेटेड एंड ट्राई टू पास अ हार्ड स्टूल। ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल को आप ऐसे जोर लगा लगा के करो तो वो उसमें भी फिशर्स हो जाते हैं। यू हैव रिपीटेड डायरिया। ये कैनाकॉम, मैम, ये क्या है? और सारा, व्हाट इज दिस कैनाकॉम? इसको मुझे बताओ क्या है ये। ओके, एंड देन यू गिव बर्थ। ठीक है, जब अगर आपने बेबी को जो डिलीवरी, जो दाई है, जो आपकी मिडवाइफ, जो आपकी मिडवाइफ है, अगर उसने आपको अच्छा सा सपोर्ट नहीं दिया, मैम वो ट्यूब जो लगाते हैं, ये भी है, एक और है लिग्नोकेन है, हाँ याद आ गया, लिग्नोकेन ऑइंटमेंट, वो भी अच्छा है फिशेस के लिए, गुड। आप लोगों के पास है पता, आप लोग पढ़ते हो ना फार्माकोलॉजी, वो भी लगा लेते हैं, गुड। एटलीस्ट लुब्रिकेट तो हो ही जाता है। सो वी वर सेइंग कि भी एनल फिशर किस तरीके से, उसकी क्या कॉज है कि वो हो जाता है। सो दो बड़े कॉजेज उसने बताए हैं, इंजरी है, या आप इंजरी कह लो या ट्रॉमा कह लो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, सो इंजरी किस वजह से हो सकती है? व्हेन यू पास अ वेरी लार्ज स्टूल, यू आर कॉन्स्टिपेटेड एंड ट्राई टू पास अ हार्ड स्टूल, जोर लगा लगा के इस भाई साहब की तरह, एंड यू हैव रिपीटेड डायरिया, बार 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 अपना डायरिया के लिए जा रहे हो, वो भी वजह बन सकती है। बिकॉज डायरिया है, आप बैठे हो बैठे हो बैठे हो, जोर लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उससे भी हो जाता है। एंड देन दिस इज वेरी कॉमन व्हेन यू गिव बर्थ, if the diet does not give you a good support, definitely फिशर आपका दूर तक, रेक्टम तक भी जा सकता है।
ठीक है, it gives a long way, so you need to go for a क्या कहते हैं, दाई, जो कि एक्सपीरियंस कैसी है वो दाई, यू नो वी कॉल दाई टू द स्टाफ नर्सेज आल्सो व्हेन दे आर इन फोर्थ ईयर, जब वो डिलीवरी रूम में ड्यूटी करती है, तो जब पेपर फिल करते हैं तो उसमें बेबी वाज बोर्न बाय दाई खान साहब। ठीक है, सो वो है बर्थ कैन कॉज ट्रॉमा टू द एनल कैनाल। अच्छा, और भी बहुत सारी वजह उन्होंने बताई हैं। फिशर कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय रेक्टम एग्जाम। अगर तो डॉक्टर ने रेक्टल एग्जाम कर लिया और जनाब उसने, ही इज नॉट अ जेंटल पर्सन, अच्छे से लुब्रिकेशन नहीं करके उसने किया, उससे भी हो जाता है रेक्टल एग्जामिनेशन में, कॉन्स डिजीज में। ठीक है, जब वो चेक करते हैं, रेक्टल एग्जाम करते हैं, हमने भी कॉन्स डिजीज पढ़ी थी उसमें, तो क्या होता है कि अगर वो चेक कर रहे हैं और उसने बहुत, यू नो ही इज इन हरी मूड, ठीक है, तो ही इज नॉट अ जेंटल पर्सन, तो फिशेस आपके हो सकते हैं। Many experts believe that extra tension in the two muscular rings, sphincter जो है, controlling the anus may be cause of fissures. बास लोगों का, जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिशर इस वजह से भी आ जाते हैं, जो आपके एनस में जो स्फिंक्टर रिंग्स हैं, ठीक है, वो रिंग्स जो है वो उसकी वजह से भी फिशर्स आ सकते हैं, या तो वो बहुत टाइट है, ठीक है, या वो बहुत उस पर फोर्स डाला गया, तो वो रिंग में भी क्या आ गया, फिशेस बन गए, टेयर आ गया। Now, when you go for clinical manifestation, तो what you do? Primary symptoms आप चेक करोगे for pain during the following bowel movement. अब आपको जो क्लिनिक, अब जब भी आप उससे हिस्ट्री लोगे, पूछोगे, तो वो आपको सबसे पहली बात बताएगा कि जब मैं वॉशरूम में जाता हूँ, टॉयलेट में बैठता हूँ, स्टूल पास करता हूँ, तो बहुत दर्द होती है। ठीक है, ये उसका एक एक पर्सन जो कि मेडिकल लाइन से नहीं है, वो आपको इसी तरीके से बताएगा। अदर सिम्टम्स अकर आर, अब अगर अदर सिम्टम, अब अगर टीयर आ गया है तो उसके साथ वो ब्लीड भी करेगा। ठीक है, ब्लीड करने के बाद क्या है कि मेल्डोरस डिस्चार्ज, बदबूदार डिस्चार्ज, इचिंग होगी। ठीक है, और सिम्टम्स में है कि हर वक्त पिट्ठी में इचिंग 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 का खारिश करते रहो। बाज़-औक़ात वो इतने ज़ोर से ख़ारिश करते हैं कि फिशर जो छोटा सा था, वो खुजल-खुजल के बड़ा ज़रा हो जाता है। वो और मुसीबत। फिर उसके अंदर से डिस्चार्ज आना शुरू, अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो उसमें से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और वो भी बदबूदार। नाउ समटाइम्स एन एनल फिशर में बी पेनलेस, पेनलेस वुंड दैट वोंट हील। अब क्या होता है, वो दर्द सहने की इतनी आदत हो चुकी थी, वो कहते हैं कि नहीं जी कोई दर्द नहीं है। ठीक है, अब वो जो दर्द नहीं है लेकिन वो हील नहीं हुआ, तो क्या है, इट में ब्लीड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट कॉजेज नो अदर सिम्टम्स। अब वो जो है वो टाइम टू टाइम ब्लीड तो कर जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा फिश है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप वो क्या कर रहे हो, खुजली कर लेते हो, वो थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता है, एंड देन यू नो, बस एक मिनट की वर्जन भी दे दें। So this is what it, the symptoms are. Now, what are you going to do with the medical treatment? Medical treatment में acute fissures medical non operative है, ठीक है। होम रेमेडी मैंने आपको बताया था कि होम रेमेडी से ठीक हो जाता है। थेरेपी इज सक्सेसफुल इन द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। वो लोग जो होम रेमेडी करते हैं एक्यूट फेज में, दैट दे डोंट नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, वो खुद ब खुद ही हील हो जाएगा। ऑफ acute fissures में क्या होता है, 80 to 90% will heal with conservative measures as compared with the
क्रॉनिक रिकरेंट फिशर्स, बार बार हो जाते हैं उनको। क्यों? इसलिए क्योंकि भी पहला वूंड हील नहीं होता ठीक से, तो वो दूसरा एक और वजह बन जाती है। ठीक है, वो समझते हैं कि जनाब अब ठीक हो गया, देन अगेन दे आर पासिंग द हार्ट स्ट्रीम। सो यू नीड टू हील इट, अच्छे तरीके से आप उसको करो, 80 to 90% हील हो जाते हैं। सो इट मीन्स ओनली थोड़े से रोग रह जाते हैं जिनके वो क्या कहते हैं, रह जाते हैं ये क्रॉनिक के साथ। लेकिन ये क्रॉनिक भी जो है वो 40% की रेट में हील हो जाते हैं अगर वो डॉक्टर के साथ ताउन करें। नाउ इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो ऐड करते हैं बल्क टू द बल्क। बल्क में क्या होता है कि यू गो फॉर फाइबर डाइट एंड देन इट बिकम्स अ बल्क। ठीक है, or and softening the stool with psyllium or methyl cellulose, preparation and high fiber diet। उससे वो उन्होंने बताया कि ये जो 40% जो है जो हील हो जाते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो फाइबर डाइट का इस्तेमाल करते हैं, स्टूल सॉफ्टनिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो जो सपोस्ट्रीज होते हैं बाजू का वो यूज कर लेते हैं ताकि स्टूल जो है वो सॉफ्ट है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे? Avoiding sharp food that may not be well digested, for example nuts, popcorn, ये टॉर्टिलिया चिप्स जो भी है। क्या होता है बाज लोग जो है ना वो मैस्टिकेट नहीं करते, ठीक से चबाते नहीं है। ठीक है, पॉपकॉर्न है, हाँ मेरी खाना तो मैंने जरूर है लेकिन मेरे कोड़ में घुस जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा चबा चबा के खाते चले जाते हैं। फिर वही जो कॉर्न्स के दाने हैं वो पॉटी में निकल रहे होते हैं। ठीक हो गया। बाज़-औक़ात क्या होता है कि वो दाने जो जो पॉपकॉर्न के जो छोटे छोटे जर्रे हैं वो जाके आपके फिशर में फंस भी जाते हैं ना। अब अगर वो फंस गए हैं तो खुद सोचो कि उस बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। एनीवे, इंक्रीज लिक्विड इनटेक, आपको लिक्विड इनटेक लेना है और एट टाइम्स आपको स्टूल सॉफ्टनर लेना है, मिनरल ऑयल है या प्रेपरेशन जो भी है आपको उसमें यूज करना है। सिट्स बात बहुत ज़रूरी है। सिट्स बात लेने से इनिशियली सोक इन अ टब ऑफ वाटर, ये होता है सिट्स बात होता है। हम लोग पेशेंट्स को देते थे सिट्स बात पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, वो जिसको आप तो पिंकी कहते हैं। अब मिलता नहीं है वो पिंकी, आप कहीं से भी मिलो, बैन हो गया हुआ, वो नहीं मिलता। राइट, सो इट्स वेरी इफेक्टिव। इस बात के लिए पोटेशियम परमैंगनेट बहुत फायदेमंद है। ठीक है, वो पर्पल सी और वो क्या कहते हैं वो मेडिसिन है पिंकी जिसको हम लोग कहते हैं, आप वो पानी में थोड़ा सा डाला, ऐड किया और उसमें आपने वार्म वाटर जो आपका बॉडी जिस्म जो है बर्दाश्त कर सकता है अपनी सेक्स बात ले लिया, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये कौन है भाई? हेलो, कॉल भी छोड़ दिया किसी ने मिस कॉल मार के। ओके, अब क्या है कि जो sits bath हो गया। Okay, now sits bath are encouraged particularly after bowel movement to relax the spasm, to increase the flow of blood to the anus and to clean the anus without rubbing the irritated anodum। ठीक है, अब उसने कहा सिट्स बात इनकरेज करो पेशेंट को उस वक्त जब आप क्या करते हो, बाउल मूवमेंट में पॉटी कर लिए, उसको आपने सॉफ्ट करके अच्छे तरीके से, बजाय रगड़ के साफ करने के,
आजकल तो ये शावर आ गए हैं, उसके साथ आप उसको वॉश करने के बाद गो फॉर द सिट्स बाथ। एक तो जो आपका जो स्फिंक्टर मसल्स जो के जो थोड़ा सा अम, आपका जो फिशर एरिया है उसमें स्पैज़म है, तो वो थोड़ा सा ब्लड फ्लो जो है, जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतनी जल्दी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, फिर साथ साथ आपने उसको अपना जो क्लीन करके अपना जो वो है ऑइंटमेंट वो लगाओ, उससे आपको जल्दी आराम आ जाएगा। Prescriptions and medications for anal fissures, LOGI. Anesthetic and steroids, topical anesthesia, xylocaine या xylocaine है, lidocaine है, recommended especially prior to bowel movement to reduce the pain of defecation। ठीक है, जो आपने डेफिकेट किया उसमें फिर आपको पेन हुआ, जब पेन हो रहा है तो उसी तरीके से आप सिट्स बाथ लो, सिट्स बाथ लेके ज़ाइलोकेन या लिडोकेन आप उसको लगाओ और उससे क्या होगा, आपको आराम आ जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन भी उसने बताया है, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी दैट स्पैज्म ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर एंड रिड्यूसेस फ्लो ऑफ द क्या कहते हैं ब्लड to the sphincter play a role in the formation and healing of the inner fissure। ये वही बात है जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो तो आपने क्या करना है, इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स को आपने उसकी स्पैज्म जो हो गया है उससे उसको रिलीव करना है, उसके ब्लड फ्लो को अच्छा करना है। जितना अच्छा ब्लड फ्लो उतनी जल्दी आपकी हीलिंग और जान छूटेगी इस पेन से। ठीक है, आगे चले। लो जी, चैनल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स भी आप दे सकते हो। एज इन द केस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग, फॉर एग्जांपल नेफेबिडिपिन, निफिडिपिन, एडालेक्ट हो गया, ये डाइट्रिज्म cardiacism जो है, relax the muscles of the internal sphincter. They also expand the blood vessels of the anodrym and increases the flow of ने बताया कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स जो हैं ये भी अच्छे होते हैं और इनसे क्या होता है कि ये आपके मसल्स को जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स हैं उनको वो रिलैक्स कर देता है, ब्लड वेसल्स को वो उसकी फ्लो को वो बेहतर कर देता है और इस तरीके से आपका फिशर जो है वो ठीक हो जाता है। Now, anal surgical stretch for fissure. Several surgeons have described procedure that stretches the tear and anal sphincter for the treatment of anal fissure. बच्चों, तुम लोगों ने एक सुबह 9 बजे से लेके अभी 1 बजा दिए और मेरा आवाज बैठ गई है। देखा, ये होती है बात। ओके, सेवरल सर्जन्स का उन्होंने कहा है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो ये प्रोसीजर है उसको स्ट्रेच करके टीयर के स्फिंक्टर मसल्स को, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से, बड़े चालाक हो मैम, आप रेस्ट कर लें ताकि हम भी रेस्ट कर लें, हमें भी सुबह से लटकाया हुआ है आपने। गुड, नो प्रॉब्लम, खत्म करके उठूंगी। ओके, सो क्या है, उसने कहा कि वो फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं थ्रू एनल स्ट्रेच। सारा मोरस आपने याद किया मुझे। ओके, through anal stretching often is successful in alleviating pain and healing the fissure. It is traumatic, uncontrolled disruption or of the sphincter. Ultrasonogram of the anal sphincter following stretching demonstrate trauma that extends beyond the desired area.
उसने कहा है कि जो एनल स्ट्रेच है और एनल फिशर वो इसलिए भी है क्योंकि उसके ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है। आसानी इस तरीके से हो जाती है कि वो फिशर थोड़ा सा लंबा हो गया तो अंदर से सारा गन निकल जाता है एंड देन उसके इन्वेस्टिगेशंस के बाद क्या होता है अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह उसके बाद वो आप उसकी फिशेस को हील करने में वो थोड़ा सा मदद देगा क्योंकि पता लग जाएगा कि वो कहाँ तक गया है, एक्सटेंड कहाँ तक हुआ है। ओके, ये ए बी सी डी आप देख सकते हो जो हमने बताया। ए में आप देख सकते हो ये जो रेड फिश लाइक बना हुआ है, दैट्स द फिशर। ठीक है, ये आपका रेक्टम बनाया हुआ है उन्होंने सारा, ये जो हॉर्स शू की शक्ल है। ओके, ये दिस इज द फिशर। बी इज कहता है कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स है, सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स। ये जो है, जो येलो पार्ट है वो आपका एक्सटर्नल है, जो रेड पार्ट है दैट्स योर इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स। अब ये आपका फिशर आ गया जो आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर की तरफ है, दैट्स द फिशर। नाउ व्हाट दे डू, ये उन्होंने पकड़ के इसको स्टिच कर दिया, ये जितना भी यहाँ पे फिशर था इसको सारा इंटरनली को इसको स्टिच कर दिया ताकि ये ऐसे घुमा के दिखा रहे हैं कि ये फिशर को जब थोड़ा सा एक्सटेंड किया था तो इन्होंने इसको स्टिच कर दिया जिससे वो ये ये भी एक आपका फिशर है। ठीक है, सो इसी फिशर को उन्होंने बताया कि भी ये किस तरीके से वो उसको स्टिच करके हील कर देते हैं। खत्म, हैप्पी, एनल फिशर पढ़ लिया, अभी आधे घंटे में पढ़ लिया। अभी हम एक और पढ़ सकते हैं, यस और नो? वो लास्ट है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लास्ट पार्ट है और वो है ये एनल फिशर, ये एनल फिशर था, वो एनल फिशर है। हमारी खैर है नफीसा, मुझे क्या, याहू। ओके, सो व्हाट आई डू, आई कैन स्टॉप स्लाइड को करके add a new presentation, anal fistula. ओके, अभी जो मैं स्लाइड डालूंगी बेटा ये आपका जो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका ये समझो कि लास्ट लास्ट टॉपिक है विच इज एनल। ये फिशर था, ये फिस्टुला है, एनल फिस्टुला, जब उसमें रेक्टम में फिस्टुला आ जाता है। ओके, ठहरो मैं इसको अपलोड करूं, आ गया, सी, ये भी अच्छा है। ओ ओके, इसकी भी थोड़ी सी स्लाइड है, विल फिनिश इट क्योंकि इसमें रिपीटेड बातें होंगी, रिपीटेड आपकी वो ट्रीटमेंट होगी, सो इसको याद करना भी। यू कैन टॉक टू अस मैम, सारा हमारे पास टाइम नहीं है, वी नीड टू फिनिश। हम फिनिश करेंगे फिर हम अपना रिवीजन करेंगे, फिर हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, है ना? तो मैं तो मौके से फायदा उठा रही हूँ, कल भी आपके साथ मेरी कल भी आपके साथ मेरी क्लास होगी 12 से 1 और फिर फ्राइडे को होएगी 9 से 11, 2 घंटे की। सो हम अपना जो
यूनिट 1 का 3rd चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब तक हमने ये इसको करने के बाद ये ज़्यादा लंबा चैप्टर था, इसको हमने बहुत अच्छा कंप्लीट कर दिया। सो वी कैन कंटिन्यू विद दिस। एनल फिस्चुला, अभी हम फिशेस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे फिस्चुला। अब फिशर के बाद हम देखते हैं कि अगर एनस में होल हो जाए। अब आपको ये जो लाइन नजर आ रही है इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपका फिस्चुला, ये जो राउंड सर्कल आपको छोटा सा, हाँ देखा ना, एएचएन का सेमिनार हो रहा है। मजे की बात ये है बेटा कि आपकी जो मैम बीरा है उनकी क्लास होनी थी, तो वो तो है नहीं, वो छुट्टी पे गई है, तो उसकी क्लास मैं ले रही हूँ। जब मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं अपनी क्लास लूंगी, मैं उसकी क्लास क्यों लूँ? तो ये अच्छा हो गया ना। तो मेरा मेरा जो मेरे पास टॉपिक्स ज्यादा हैं, उसके पास टॉपिक्स कम है। तो मेरे लिए लकी बात यह है कि मैं अपना कोर्स आउटलाइन काफी सारा खत्म कर लूंगी। हमारे 6 यूनिट्स बनते हैं जिसमें से अभी हमारा फर्स्ट यूनिट भी खत्म नहीं हुआ। ठीक हो गया, ओके आगे चलते हैं। ओ इसको भी रहने दो। एनल फिस्टुला, pleural fistula or fistula in a nerve is the chronic abnormal communication between the epithelialized surface of the anal canal and usually the perineal skin. बहुत बुरी कम्युनिकेशन है, बहुत एबनॉर्मल किस्म की कम्युनिकेशन है इसकी, क्रॉनिक किस्म की। उसके अंदर क्या है, फिशर बन रहा है आपके जो एनल कैनाल है उसके अंदर, उसने बहुत बुरे तरीके से एपिथेलियालाइज्ड सरफेस और एनल कैनाल के बीच में पेरिनियल स्किन के अंदर थ्रू उसने क्या कर दिया है, एक सुरंग बना ली है। ठीक है, फिसला बोलूं तो समझ जाना कि सुरंग की बात हो रही है। अब क्या होता है, एनल फिशर जो फिस्टुला है कैन बी डिस्क्राइब एज ए नैरो टनल। देखा टनल क्या बन गया, सुरंग बन गई है, with the internal opening in the anal canal and external opening in the skin near anus. So क्या किया उसने, सुरंग बना ली है, कहाँ से कहाँ तक, इंटरनल ओपनिंग से लेकर के उसने एक्सटर्नल ओपनिंग तक एक सुरंग बन गई है। तो उसको हमने क्या नाम दिया, एनल फिस्टुला। जहां भी वर्ड फिस्टुला हो समझ लो कि ये, नाउ यू कैन सी द टनल। ठीक है, ये उसका अल्सर है। अल्सर इतना खराब हो गया कि उसने क्या किया, आप इसमें देख सकते हो कि इसने रास्ता बनाया, और ये सुरंग से, ये जो ब्लैक ब्लैक है ये वो टनल है, ये वो सुरंग है जहां से उसने अपना रास्ता बना लिया। आगे समझ में? सुरंग नजर आई, जो ब्लैक पार्ट आपको नजर आ रहा है दैट्स द फिस्टुला। और ऊपर रेक्टल अल्सर आपको अगर जो नजर आ रहा है, मैम ये सर्जिकली बनाते हैं? नो बेटा, ये सर्जिकली नहीं बनाते हैं। ये फिस्टुला जो है ये बन जाता है अल्सर की वजह से। एक जख्म है जो कि ठीक नहीं हो रहा, और वो बहता जा रहा है, रसता जा रहा है, और ये जो बैक्टीरिया जिसको मैं एजेंट कहती हूँ, ये एजेंट अपनी सुरंग बनाते चले जाते हैं और फिर वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। इसको मैं ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए ये स्लाइड्स लेकर आई हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब किस किस्म के स्फिंक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इनका रिलेशनशिप जो है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप, इनकी कम्युनिकेशन कैसी होती है, इनकी रिलेशनशिप कैसी होती है। सो इनकी रिलेशनशिप जो होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स के साथ होती है। And fistula are classified into 5 types. ठीक हो गया, इनकी रिलेशन किसके साथ है, तो फिस्टुला की इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप है। और उसके बाद उसने कहा कि उसके 5 और किस्म के
नस्लें चल रही हैं। एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक है, ठीक है, फिर सुप्रा स्फिंक्टेरिक है, फिस्टुला ऑफ द रेक्टम, ये बाद में देखते हैं। ट्रांसस्फिंक्टेरिक है, इंटरस्फिंक्टेरिक है। चलो, सब म्यूकोजल फिस्टुला एंड पॉसिबल फाइंडिंग्स आ रही है। चलो हम पीछे जाते हैं वापस। ये आपका रेक्टम है और इस रेक्टम के अंदर एक क्या कहते हैं फिस्टुला बन गया और इस फिस्टुला ने क्या किया, बाहर की तरफ रास्ता बना लिया। इसी तरीके से आपका एनोरेक्टल फिस्टुला है, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी आपके इसके अंदर फिस्टुला बना देता है। यहाँ पर आके आपका एक्सटर्नली इसकी ओपनिंग हो जाती है, कुछ पार्ट ऊपर चला जाता है, कुछ पार्ट नीचे आ जाता है। ओके, एक्स्ट्रा देखते हैं। एक्स्ट्रा जो नाम से ही पता लग जाता है कि उसकी जो फिस्टुला बिकम्स फ्रॉम द रेक्टम, रेक्टम से शुरू हुआ या सिग्मोइड कोलन से आप कह लो, और फिर वो प्रोसीड करता है, सुरंग बनाता चला जाता है कहाँ तक, डाउनवर्ड थ्रू द लिवेटर any muscle and open into the skin surrounding। कहाँ पे शुरू हुआ एक्स्ट्रा स्फिंक्टर, ये रेक्टम और सिग्मो या फिर सिग्मोइड कोलन से लेके नीचे की तरफ उसने अपना रास्ता बनाया। पहली बार याद रहेगा, एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक जो है वो कहाँ से फिस्टुला बना, आपके रेक्टम और या फिर सिग्मोइड कोलन से। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आए एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक। जब आपके पास ये हैंडआउट्स आएंगे बेटा, आपके पास होंगे, तो व्हाट यू डू, यू गेट इट फोटो कॉपीड, चाहो तो उसकी फोटो कॉपी करा लो, चाहो तो फिर आप इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, आप इसको इसको कलर दे देना ताकि आपको याद रहे कि जो एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टुला जो है वो शुरू होता है आपके रेक्टम से, टू प्रोसीड डाउनवर्ड और थ्रू द स्किन उसकी ओपनिंग हो जाती है, यानी कि फिस्टुला बन जाता है, सुरंग तैयार है। अब आता है सुप्रास्फिंक्टेरिक फिस्टुला बिगिंस between the internal and external sphincter muscles। अब इट इज बिटवीन, अच्छा ये अब आपको पता होना चाहिए, ये जो सुप्रा है ये इट इज बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, above across the puborectal rectalis puborectalis muscles, proceeding downward between the puborectalis and levator any muscle, and open in open an inch or more away from the anus। एनस से थोड़ा सा परे करके, 1 इंच परे करके वो अपना रास्ता बना लेता है। कितना होशियार है सुप्रास्पिन। हम यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं। तो किधर चला गया मेरा, यहाँ से बनाता होगा सुप्रीम। Now ट्रांसस्फिंक्टेरिक फिस्टुला, ठीक है, वो शुरू होता है बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल्स, ये भी बिहाइंड द एनस, ठीक है। अब ये तो इन बिटवीन था जो हमने सुप्रा देखा, वो इन बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये जो है ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के दरमियान में है, लेकिन किधर है, बिहाइंड द एनस है। ये तो सारा साइड पर आ गया ना, लेकिन ये बिहाइंड द एनस है, अक्रॉस द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल
and open an inch or more away from the anus. ये भी क्या करता है, it is away from the anus, और उसमें रास्ता उसने पिछले पासे, घर का पिछला पासा है उसमें बनाया हुआ। इंटरस्फिंक्टेरिक जो फिस्टुला है begins, अब ये इंटर है, begins between the internal and external muscles, sphincter muscles, passes through the internal sphincter muscle and open very close to the anus. ये भी सेंटर में पाया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स के, लेकिन उसकी जो सुरंग बनी है वो इंटरनल स्फिंक्टर पे बनी है, और ये इंटरनल स्फिंक्टर जो है बिल्कुल एनस के साथ, ठीक है। बस इसी तरीके से लिंक, ये सारे आपस में मेल खाते हैं, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्स्ट्रा है ये रेक्टम और सिग्मोइड कोलन के साथ प्रोसीड करके नीचे की तरफ आता है, ठीक है। स्किन में से होल बनाता है, सुरंग बनाता है। फिर हमने सुपरा देखा, सुपरा भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स के सेंटर में है, लेकिन एक्सटेंड करता है वो कहाँ पे, अबव एंड अक्रॉस द प्यूबोरेक्टैलिस। थोड़े मिक्स हो रहे हैं ना, थोड़े मिक्स इसलिए हो रहे हैं कि आपको इसको क्या कहते हैं, अपने कॉपी पे लिखना होगा। लिख के बेटा तो आपने क्या करना है, जो डिफरेंस है उसको अंडरलाइन कर दो, बाकी चीजें वही की वही है। जो कॉमन चीज है उसको वहीं रहने दो, जो थोड़ी सी अनकॉमन है उसको आप अंडरलाइन कर दो, फिर आपको याद रहेगा और मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि ये भी इंटरनल है एक्सटर्नल है। जो जो शुरू वाला हमने देखा था वो रेक्टम और सिग्मोइड कोलन का हमने देखा था कि उसके साथ साथ है, और स्किन से बाहर वो अपनी सुरंग बना लेता है। अब ये जो सुप्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टुला है वो क्या करता है, ये भी सेंटर में है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के मसल्स में, मसल के सेंटर में है, लेकिन ये एक्सटेंड किधर कर रहा है, अबव एंड अक्रॉस, अबव एंड अक्रॉस द मसल्स, ठीक है। इस तरह है, above and across the puborectalis muscles proceeding, ऐसे होके नीचे की तरफ आता है। ये अगर आप ये ऊपर तस्वीर देखो ना, ये अक्रॉस एंड नीचे की तरफ, and open an inch or more away from the anus. Now you can see this is the anus, ठीक है, लेकिन above, across and डाउनवर्ड पे वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये थोड़ा सा एनस से दूर है, ठीक है। इसी तरीके से जो थोड़ा सा आपको नजर आएगा इधर ट्रांसपेंटर में, इसमें भी क्या है, फिस्टुला सेंटर में बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर के, और उसके बिहाइंड द एनस, ठीक है। ये आपका अगर एनस है तो एनस के पिछले साइड से अक्रॉस स्फिंक्टर मसल्स एंड ओपन एन इंच और मोर अवे फ्रॉम द सेम, एनस के पीछे है, अक्रॉस एंड थोड़ा सा बाहर की तरफ, जैसे ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, एनस से दूर करके अपनी सुरंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ तक याद हो गया। अब इंटरनल स्फिंक्टेरिक मसल जो है इसका भी उन्होंने बताया है, कॉमन है, फिस्टुला बिगिंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स, और यहाँ तक आपका जो सेंटेंस है इट इज कॉमन, इसमें भी वही कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है, सुप्रा में भी कॉमन है, तो इतना तो आपको पता है कि कॉमन है। उसके बाद आप देखते हो कि जो डिफरेंसेस आ रही हैं इसके बाद आ रही हैं, और इंटरनल ये इंटर स्फिंक्टर में क्या होगा कि इट पासेस थ्रू द इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स एंड ओपन वेरी क्लोज टू द एनस। अब ये कहाँ से खुल रहा है, ये आपका रेक्टम है, और बिल्कुल यहाँ नजदीक से खुल के एनस के बिल्कुल नजदीक से करके वो सुरंग बनाता है, ठीक है। अगर ऊपर जो आपके पास छोटी सी तस्वीर है
वो दैट इज अवे फ्रॉम द एनस। अब इसी को अगर आप छोटा कर दोगे तो उसने कहा है कि इट पासेस थ्रू द इंटरनल। इंटरनल कहाँ होगा? अंदर की तरफ उसका होगा, और उसके अंदर की तरफ से जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उसके बेड़े साथ साथ करके वो यहाँ पर फिस्टुला बना लेते हैं, एनस के बिल्कुल साथ 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 साथ। सब म्यूकोजल फिस्टुला। अब ये सब म्यूकोजल फिस्टुला है, ये कहाँ से गुजर रहा है? इसकी दौड़ लगी हुई है पास सुपरफिशियली बीनीथ द सब म्यूकोजा एंड डू नॉट अक्रॉस ईदर स्फिंक्टर मसल्स। अब ये स्फिंक्टर मसल्स को छेड़ता ही नहीं है, ये उसके साथ साथ ही क्या कहते हैं, सुपरफिशियली ही ये क्या करता है, सब म्यूकोसा के साथ साथ ही अपना स्फिंक्टर मसल्स के साथ साथ ही सब म्यूकोजा जो है बीनीथ वो अपना सुरंग बना लेता है। ठीक है, सुपरफिशियली बीनीथ सब म्यूकोजा के नीचे नीचे, और वो और क्रॉस नहीं करता। ठीक है, उसके साथ साथ ही करता है, और उसको स्फिंक्टर मसल्स को नहीं छेड़ता, और ये अपनी सुरंग बना लेता है। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल फाइंडिंग्स, क्या होगी उसकी पॉसिबल फाइंडिंग्स में? ये होता है कि द ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला इनटू द स्किन मे बी ऑब्जर्व। अब क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन है, आपने कहाँ देखना है इसको? इसको आपने उसके स्किन पे आपको होल मिलेगा। ठीक है, उससे पता लग जाएगा कि कौन सा ये ट्रांसपेरेंट ये है जो आपका ये अक्रॉस आ रहा है। ठीक है, और ये इंटरनल स्फिंक्टेरिक है, ये इसके साथ साथ होके यहाँ पे इनस के नजदीक ही जाके स्फिंक्टर बनाता है। ओके या सिम्टम्स। ओहो, टाइम कितना रह गया? 52। एनल फिशर कैन प्रेजेंट विद द फॉलोइंग सिम्टम्स में स्किन मैसरेशन है, स्किन वहां से सारी खराब हो रही है। फर्स्ट है serious fluid and nearly feces discharge can be bloody और virulent, क्योंकि फिसला बना है उस सुरंग में से सारी पॉटी भी आ सकती है, ब्लड आ सकता है। ठीक है, क्योंकि रास्ता बना हुआ है। एंड प्रोटेसिस एंटी एचिंग, ये उसमें खारिश भी हुई। अब जरे हैं उसमें छोटे छोटे, तो वो क्या करते हैं, वो जाके वहाँ पे तकलीफ देते हैं। ठीक है, उस जख्म के ऊपर फिस्टुला के अंदर वो रगड़ खाते हैं, तो इट गिव्स अ इचिंग किस्म का होते। अब पेशेंट जो है वो रह नहीं सकता, वो बस कहता है मैं किसी तरीके से खारिज कर लूँ, कि कोने में जाके खारिज कर लूँ। क्यों? उसके अंदर जो जर्रे हैं, ठीक है, फीसेस जो है वो जाके उसके अंदर फंस जाते हैं। वॉश करने की जरूरत है, अच्छे तरीके से वॉश करो, इचिंग खत्म हो जाएगी। ये ठीक है, द रेक्टम ये फिस्टुला है, और वो दिखा रहे हैं कि कितना कचरा है इसके अंदर। तो उसको आप पानी के साथ अच्छी तरीके से साफ करके क्या कहते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ओके, हम आगे देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस एंड सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। अब ये जो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड सिवियरिटी, कि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सिवियरिटी में हो इन्फेक्शन के। पेन होगी, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस, फीवर एंड अनप्लेजेंट बदबू, दो अनप्लेजेंट बदबू आएगी। अब क्या है कि उसके अंदर आपको पेन है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है। अब ये तीनों चीजें किस वजह से हैं? फीवर की वजह से है। जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है, आपके यहाँ पे हाथ पे दाना निकल जाए, तो उस दाने की वजह से भी आपको बुखार चढ़ जाता है, अगर वो दाना ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, सो टेंडरनेस इज देयर। अपना डॉक्टर हाथ भी लगाएगा तो आप एकदम कहोगे कि मुझे हाथ मत लगाओ।
और फीवर है, पेशेंट को फीवर होगा और वो फीवर जो है वो ये सारी चीज़ें क्रिएट करेगा। पेन है, स्वेलिंग होगी तो पेन भी होगा और पेन है तो फिर फीवर भी होना चाहिए। अनप्लेजेंट ओडोर जो बदबू है वो क्यों आ रही है, हम आगे चल कर देखते हैं। लो जी, ब्लड फ्लो आ गया। Diagnosis is by examination either on outpatient setting or inpatient. पेशेंट चाहे वो बाहर से है चाहे वो अंदर से है, पेशेंट ने अपना पेशेंट को देखना है। यहाँ डॉक्टर ने अपना पेशेंट इग्नोर नहीं करेगा। Diagnosis is by examination either in all outpatient setting or the inpatient और अंडर जनरल एनेस्थीसिया। या तो वो अपने पेशेंट को जो ऑपरेशन थिएटर में उसका दोस्त पाया जाता है या तो उसके सामने, तो या फिर वो उसको अंडर एनेस्थीसिया कर दो, फिर जो मर्जी करो, उसको परवाह नहीं। लेकिन जब तक वो देख रहा है तो उसको पेशेंट का अंदाजा होता जा रहा है कि अब क्या किया उसको अंडर एनेस्थीसिया। एग्जामिनेशन कैन बी ओनोस्कोपी, ठीक है, हमने सिग्मोइडोस्कोपी देखी, एंडोस्कोपी देखी था। अब ये एनोस्कोपी है, ठीक है। डायग्नोसिस में बी एडेड बाय परफॉर्मिंग फिस्टुलाग्राम, प्रोक्टोस्कोपी और अंडर बाय सिग्मोइडोस्कोपी। अब इसकी जो आपको डायग्नोस की इजाजत लेनी है तो डायग्नोसिस सिर्फ उस सूरत में होगी जब वो उसका क्या कहते हैं एनोस्कोपी करेंगे, ठीक है। ये एनोस्कोपी में क्या किया इन्होंने, जो बाहर होल है उस होल में से ही स्कोप पास कर दिया और उस स्कोप को पास करके वो देखेगी by performing fistulogram, proctoscopy and all that। अब वो फिस्टुलोग्राम प्रोक्टोस्कोपी करे, प्रोक्टोस्कोपी से भी देखेंगे और सिग्मोइडोस्कोपी से भी देख सकते हैं। ओके, अब उसने कहा है कि ये जो फिस्टुलोस्कोपी है ये एक मेल पेशेंट की है। कॉर्नियल इमेज है, shows that this is obvious that there are several high extensions, ठीक है। ये जो एरोस हैं ये बता रहे कि हाई एक्सटेंशन है, ठीक है। और सराउंडेड एक्सटेंडेड बाय रेक्टल, कहाँ गया जंक्शन। However, an example autonomic location है। ये बताया कि उसको किस तरीके से आपने चेक करना है उसको। ये लो जरूर करना है। ये इसके इंटेस्टाइन्स इस तरीके से पड़ी हुई है और मैं इसको ये आप देख रहे हो कि पेशेंट के लेफ्ट साइड पे करी है। एंड यू गो फॉर द अल्ट्रासाउंड। सैटिन, ये देखो फिस्टुला कैसे बंद कर रहे हैं बेटा। ये हम अपनी नेक्स्ट, थोड़ा सा रह गया हमारे पास टाइम, 1 मिनट रह गया तो अटेंडेंस लगाते हैं हम, राइट। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल, थोड़ा सा जो रह जाता है इसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है क्या। और मैं अभी अटेंडेंस लगाती हूँ। अटेंडेंस आधे को तो मैंने लगा लिया था, आधे को मैं लगाना।
पता नहीं आप लोगों को मेरी समझ में आई कि नहीं आई है मैम। डबल प्रेजेंट नफीसा ताहिर, तू डबल प्रेजेंट क्यों है?